हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 8 की हिंदी में पढ़ने वाले हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ को। इस पाठ में आज हम जानेंगे कि चिट्ठियों का क्या महत्व है। चिट्ठी, जिसे हम पत्र भी कहते हैं, आप लोगों के लिए ये बिल्कुल अनूठी दुनिया ही मानी जाएगी, क्योंकि अब आज के समय में कहीं ना कहीं हमारे घर में पत्राचार कम हुआ है ना। तो लेकिन लेखक ने इस पाठ में चिट्ठियों के महत्व पर प्रकाश डाला है कि चिट्ठियों की अपनी एक दुनिया है, चिट्ठियों का अपना एक महत्व है और उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता, चाहे संचार के कितनी भी आधुनिकतम साधन आ जाए। संचार मतलब क्या होता है कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने के माध्यम। तो हम विचारों का आदान प्रदान करने के लिए पहले के समय में केवल पत्र ही माध्यम हुआ करते थे। पत्रों का लोगों को बड़ा इंतज़ार रहा करता था, लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं पत्रों का महत्व घटा है। लेकिन पत्रों के महत्व को उजागर करते हुए यह पाठ लेखक ने लिखा है, क्योंकि भले ही पारिवारिक पत्रों की कमी हुई हो, लेकिन व्यावसायिक पत्राचार तो आज भी कायम है ना। राजनीति का क्षेत्र हो, फिर साहित्य का क्षेत्र हो या फिर कला का क्षेत्र हो। तो चलिए इन सभी बातों के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। तो आप देख रहे हैं कि पत्र से संतोष लेखक कहते हैं कि फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं ना। और पत्र राजनीति के क्षेत्र में भी पत्राचार हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में भी साहित्यकार भी एक दूसरे को पत्राचार करते थे, कला के क्षेत्र में भी हुए हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें जो लेखकों ने आज मतलब विचारों का आदान प्रदान किया होगा, वही एक धरोहर के रूप में जो आज भी विरासत के रूप में हमारे यहाँ संग्रहित किए गए हैं, है ना। तो इसलिए ये मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया को भी समझाते हैं, इसलिए पत्रों का बहुत महत्व है। पत्रों का भाव एक सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। लेखक ने यहाँ पे बताया है कि पत्र को अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह पर, लेकिन उन सभी का भाव एक ही है। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना एक दायरा, अपनी एक सीमा, ठीक है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। मतलब डाकिया जो है हर जगह के लिए जो है पत्र के अनुसार पत्रों को पहुंचाते रहते हैं। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, कितना महत्व रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हज़ारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारी, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। मतलब हरकारी रनर्स मतलब जो दौड़ने वाले दौड़ दौड़ करके संदेश पहुँचाया करते थे, या फिर घोड़े जो तेज़ दौड़ा करते थे उनसे पहुँचाए जाते थे। उसके बाद पहिए आए, पहिए का विकास हुआ तो फिर ये सब यातायात के साधन बढ़े, है ना। पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया और तार ने रेलों से भी तेज़ गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तो अब तो तार की सेवा ख़त्म हो चुकी है। पहले तार सबसे ज़्यादा तेज़ गति से संदेश पहुंचाने वाला माना जाता था। तो अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए लेखक ने कहा है कि पत्रों का महत्व बढ़े और पत्र लेखन की कला से बच्चे भी जागरूक हों। तो पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए
पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही मतलब आदान प्रदान में आने जाने का प्रभावित हुई है, क्योंकि वहाँ पर संचार के नए साधन आ चुके हैं। पर देहाती दुनिया जो गाँव की दुनिया है आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, मतलब चिट्ठियों पर कहीं ना कहीं इनसे नियंत्रण लगा है, ये जो नए साधन आए हैं संचार के। पर व्यापारिक डाक जो बिजनेस होता है, व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जो व्यापार चलता है वह एक दूसरे को पत्रों के माध्यम से ही चलता है, पत्राचार वहाँ चलता है हमेशा। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, मतलब उसकी गहराई में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है, जिसे आप लोगों ने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा कि जिसमें एक गाना भी है ये, तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई कि हमारे सैनिक पत्रों का कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। संदेशे आते हैं हमें कर पाते हैं, देखा आपने गाना भी सुना होगा। तो एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, एक समय हुआ करता था महीनों, मतलब काफ़ी समय लगता था इन पत्र पहुंचने में। पर अब वह बात नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी जो बिजनेस में उद्योग लगाते हैं ना, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है, रिसर्च का है ना, शोध का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं, जिसके बारे में आपने 6वीं क्लास में भी पढ़ा था। संसार एक पुस्तक है, वह इसी पुस्तक से लिया गया था, पिता के पत्र पुत्री के नाम से। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है, मतलब कई म्यूजियम है, संग्रहालय, जहाँ पर हमारे जो बहुत ही फेमस लोग हैं उनके पत्रों का संकलन किया गया है, वहाँ इकट्ठा रखा गया है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना होता है। उन पत्रों के माध्यम से हम उस समय के देश के बारे में, समय के बारे में जान सकते हैं, उस समय के समाज के बारे में, क्योंकि वो लोगों ने वो पत्र लिखे हैं तो उसमें इन सब का जिक्र भी किया है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए, मतलब उनको एक पुस्तक का रूप भी दे दिया गया पत्रों को। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों, मतलब जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ थीं, उनके साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गाँव-गाँव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते। प्रशस्ति पत्र मतलब प्रशंसा पत्र, किसी को प्रशंसा में दिया गया हो जैसे। और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर भी रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है।
पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहा तथा पत्रों को आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा भी मिलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल मतलब क्या है? गुडविल मतलब है कि मतलब उसकी शाख, मतलब तो डाक विभाग की ही है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा शाख अगर किसी की है, प्रतिष्ठा है, तो वो किसकी है? डाक विभाग की है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुँच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों, मतलब बहुत सारे उन्नत साधन आ चुके हैं, विकसित हो चुके हैं, पर चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी, मतलब जो एक जगह एक दिशा में शामिल नहीं है, चारों दिशाओं में इसकी भूमिका नज़र आ रही है। किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े इलाके हैं, जहाँ पर कहीं भी अभी भी संचार के आधुनिकतम साधन नहीं पहुँच पा रहे, वहाँ मात्र मनी ऑर्डर जो करते हैं ना, मनी ऑर्डर में जिसमें कि लोगों के जो परिचित लोग हैं, या मान लो किसी का बेटा बाहर रहता है तो वो अपने घर के लिए पैसे भेजता है, तो वो मनी ऑर्डर कहलाता है, डाक के द्वारा भेजा जाता है। तो उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी धन की जो व्यवस्था है, उनके लिए पैसों का प्रबंधन जो है मनी ऑर्डर के द्वारा ही होता है। तो गाँव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। मतलब जैसे भगवान के द्वारा भेजा गया दूत हो कोई, ऐसा माना जाता है। गांव के गरीब बस्तियों के लोगों के लिए तो डाकिया कैसा है? देवदूत के समान होता है। ठीक है, तो आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है।